कारण आमचं हिंदुत्व हे हनुमानाच्या गदेसारखं गदाधारी आहे. तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्यात समजून सांगितलेलं आहे. मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़े उस पर आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई हनुमान चालीसा करना चाहता है तो वो घर में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़े। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। आप माहौल खराब करोगे हनुमान चालीसा के नाम पर तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल। ठाकरे सरकार के सभी घोटाले निकाल कर उन घोटालों की लंका में आग लगा कर ही ये हनुमान चालीसा पढ़ने वाला भक्त। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है में आप सबका स्वागत है। विवादों की एक चिंगारी कैसे दहकती आग में बदल जाती है, इसको आप अजान के बदले हनुमान चालीसा के विवाद से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। वो विवाद लाउड स्पीकर से शुरू हुआ, लेकिन आज उस पर राजनीति बेहद लाउड हो रही है। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिसको हनुमान चालीसा पढ़ना है वो अपने घर में पढ़े, लेकिन सड़कों पर दादागिरी करने के लिए उतरेगा तो उसको सही जवाब दिया जाएगा। इस पर आज बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी ने पूछा कि सड़क पर नमाज पढ़ते समय ये ज्ञान उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं आता है, कहां चला जाता है। आज हमने अपना सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ उठाया है। आज का हमारा सवाल है कि क्या सड़क पर नमाज के जवाब में सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ना सही है? अगर आपको लगता है हाँ, तो एबीपी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर जाकर अपना जवाब हमको भेजिए। हाँ के लिए ऑप्शन ए को क्लिक करिए, नहीं के लिए ऑप्शन बी को क्लिक करिए। सवाल एक बार फिर दोहराता हूँ कि क्या सड़क पर नमाज के जवाब में सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ना सही है? आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले बात करेंगे हम निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की, जो अपने विधायक पति रवि राणा के साथ राजद्रोह के मामले में इस वक्त मुंबई के अलग अलग जेलों में दोनों व्यक्ति बंद हैं। कल ही नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा था कि कैसे खार पुलिस थाने में उनके साथ बदसलूकी हुई। आपको याद होगी ये तस्वीरें नवनीत राणा की कि वो सड़क पर बैठकर मंदिर के प्रांगण में सबके साथ हनुमान चालीसा पढ़ती हुई दिखाई दी थी, हनुमान जयंती के 2 दिन पहले। उन्होंने कल ये इल्ज़ाम लगाया, जब पुलिस वो कस्टडी में थी, कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की, उनको बाथरूम तक नहीं जाने दिया गया, उनको पीने का पानी तक नहीं दिया गया। लेकिन एक सीसीटीवी कैमरे के विज्ञापन की एक टैगलाइन है जो शायद आपने सुनी होगी कि ऊपर वाला सब देख रहा है। जी, आजकल सीसीटीवी का ज़माना है, स्मार्टफोन का ज़माना है। ऐसे में सांसद नवनीत राणा को पता होगा कि आज के ज़माने में कुछ भी कैमरे के सामने से छिप नहीं सकता। उन्होंने अपने साथ फाउल गेम की शिकायत स्पीकर से की थी, तो मुंबई पुलिस ने थर्ड एम्पायर के रूप में थार पुलिस स्टेशन का वो वीडियो जारी कर दिया जिसमें नवनीत राणा अपने पति, विधायक पति रवि राणा के साथ पुलिस स्टेशन में बहुत आराम से बैठी हैं, चाय की चुस्कियां ले रही हैं। और हाँ, ये भी आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि उनको पानी तक नहीं मिला। लेकिन आप जब ये सीसीटीवी का फुटेज देखेंगे, ऊपर वाले का फुटेज देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि जब वो चाय पी रही थी तो सामने टेबल पे पानी की बोतल भी उनके सामने रखी हुई थी। तो क्या लोक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सांसद नवनीत राणा बेबुनियाद आरोप लगा रही है मुंबई की पुलिस पर? इस रिपोर्ट को देखिए, खास रिपोर्ट को देखिए, आपको समझ में आएगा कि राजनीति किस हद तक, कहां तक गिरती जा रही है। हम नीची जाति के लोगों को अपने गिलास में पानी नहीं देते। हम नीची जाति के लोगों को अपना बाथरूम इस्तेमाल नहीं करने देते। अनुसूचित जाति से होने के कारण मेरे साथ दुर्व्यवहार और पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया। ये सारे आरोप निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को लिखी अपनी शिकायती चिट्ठी में लगाए थे और इन आरोपों के जवाब में मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने 12 सेकंड का ये वीडियो जारी कर दिया।
ये तस्वीर उसी खार पुलिस थाने की है जिसके पुलिस वालों पर नवनीत राणा ने भेदभाव का आरोप लगाया था, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा निकला। नवनीत का आरोप था कि वो पानी की एक बूंद के लिए तरस गई, लेकिन वीडियो में देखिए कि पानी की बोतल आगे रखी है और इतना ही नहीं, वो अपने पति के साथ चाय की चुस्की भी ले रही हैं। राणा ने आरोप लगाया था कि उन्हें बाथरूम तक जाने नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ तो खुले में कुर्सी में बैठी नजर आ रही हैं, जैसे कि ये थाना नहीं उनका कार्यालय हो। ये वीडियो और नवनीत राणा के आरोप रत्ती भर मेल नहीं खाते, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या नवनीत राणा के आरोप गलत है? क्या आरोप के पीछे सिर्फ राजनीति है? क्या अनुसूचित जाति का कार्ड खेलकर नवनीत राणा सहानुभूति बटोरना चाहती हैं? या फिर मुंबई पुलिस ने जानबूझकर अपने दावे को सही साबित करने के लिए वीडियो का एक ही हिस्सा जारी किया? महाराष्ट्र पुलिस ने नवनीत राणा के थाने के अंदर का पूरा वीडियो क्यों नहीं जारी किया? इन आरोपों की सच्चाई क्या है, इसकी गहराई में उतरें उससे पहले नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट की एक सफाई सुन लीजिए। The complaint of my client Navneet Kaur Rana of being subjected to ill treatment is in relation to the detention not at Khar police station, but it is in relation to the detention at the lockup of Santa Cruz police station. रिजवान मर्चेंट कह रहे हैं कि बदसलूकी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में हुई, न कि खार पुलिस स्टेशन में। लेकिन नवनीत राणा ने अपने लेटर में साफ साफ लिखा है कि उनसे कथित बदसलूकी खार पुलिस स्टेशन में हुई और इसका जिक्र एक बार नहीं कई बार किया है। जिसको हर दिन झूठ बोलने की आदत है उस पर मैं क्या कमेंट करूं? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी नवनीत राणा के आरोपों का समर्थन किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। उनको पुलिस कस्टडी में मिसट्रीट किया गया, उनको नीची जात का बच्चा बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीने का पानी तक नहीं दिया गया। एक महिला सांसद को वॉशरूम जाने के लिए भी परमिशन नहीं दी गई। जो सभी बातें हैं इसके बारे में हम इंक्वायरी करेंगे, लेकिन मेरी जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन है ऐसा कुछ हुआ नहीं। हनुमान का नाम लेकर नवनीत राणा आज भले ही हिंदुत्व की पोस्टर गर्ल बन रही हैं, लेकिन वक्त के साथ उनका ये बदला हुआ रूप दिखता है। विपक्ष उनकी मजार वाली तस्वीर ट्वीट कर रहा है, तो वही 3 साल पहले नवनीत के बोल भी उनके आज के बोल से मेल नहीं खाते। I think this is not the right place. If you ask me, कि this is the right place, I think the temples are there for it. अतीत के बाद अब फिर से लौटिए वर्तमान में, जहां नवनीत राणा की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। झूठे आरोप लगाने के मामले में मुंबई पुलिस उनके खिलाफ नई FIR दर्ज कर सकती है। नवनीत राणा एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं, 2014 में हार जाती हैं। 2019 में जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो एनसीपी और कांग्रेस अपने उम्मीदवार उनके सामने खड़े नहीं करते, यानी कहीं ना कहीं उनका समर्थन करते हैं। आज यही नवनीत राणा एनसीपी और कांग्रेस की मुखालफत करने वाली भाजपा के बहुत करीब जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या वजह हो सकती है? क्यों नवनीत राणा, जो भगवान राम का नाम लेने पर कहती थी कि घर के अंदर नाम लेना चाहिए, वो सड़क पर मातुश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हैं? ये बीजेपी के नज़दीक आने की कोशिश है या बीजेपी नवनीत राणा का इस्तेमाल अपनी गोटियां सेट करने के लिए महाराष्ट्र में कर रही है? शिवसेना की पहचान कट्टर हिंदुत्व की रही है, लेकिन सत्ता की राजनीति ने उसे सेकुलर खेमे वाली एनसीपी और कांग्रेस के साथ लाकर आज की तारीख में बिठा दिया है। बीजेपी अब उसी हिंदुत्व के हथियार से शिवसेना और उसके मुखिया उद्धव ठाकरे पर हमला बोलती है। उसी कड़ी में हिंदू मुसलमान से लेकर हनुमान और अजान तक तमाम विवादों के तीर उद्धव ठाकरे पर जमकर चल रहे हैं। अब नया विवाद नमाज को लेकर शुरू हो गया है। बीजेपी ने पूछा है कि जब सड़क पर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते तो नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? तब उद्धव क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? तो आप देखिए कि कैसे सवालों के चक्रव्यूह में उद्धव अब फंसते जा रहे हैं।
घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे. कौन सबसे बड़ा हिंदू और इसी सवाल से जुड़ा दूसरा सवाल कि चुनाव में हिंदुओं का वोट किस पर बरसेगा. इसीलिए महाराष्ट्र में बीजेपी हो या शिवसेना, राज ठाकरे हो या नवनीत राणा, सब यही बताने में लगे हैं कि वो हैं सबसे बड़े हिंदू. और इसी चक्कर में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के चक्रव्यूह में घिरने लगे हैं. चक्रव्यूह का पहला घेरा नमाज. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपने घर में पढ़ो. बस बीजेपी ने इसे पकड़ लिया और पूछ बैठी कि नमाज क्यों सड़क पर पढ़ाते हो. मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़े उस पर आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई हनुमान चालीसा करना चाहता है तो वो घर में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़े. और वैसे भी राणा दंपत्ति अपने निवास से तो निकले ही नहीं. जब वो निकले ही नहीं तो आपने उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कैसे डाला. सड़क पर नमाज पढ़ने पर हंगामा पहले भी हुआ है. हरियाणा के गुरुग्राम से यूपी के आगरा तक इसका विवाद हिंसक रूप ले चुका है. अब महाराष्ट्र में इसी सवाल पर बीजेपी उद्धव ठाकरे को घेर रही है, लेकिन इस चक्रव्यूह में कई घेरे और भी हैं. चक्रव्यूह का दूसरा घेरा हनुमान चालीसा. बीजेपी ने लोगों के सामने ये भावुक सवाल उछाल दिया कि जब सड़क पर नमाज तो फिर सड़क पर हनुमान चालीसा क्यों नहीं. बस इसके बाद हनुमान चालीसा के पाठ की राजनीति प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक पहुंच गई, जब एनसीपी की एक महिला नेता वहां हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग करने लगी. लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना फंसना नहीं चाहती, इसीलिए वो मुद्दे का एक छोर पकड़ कर खड़ी है. हम भी कहेंगे कि हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए. आपका मन अशांत है तो आप अपने घर में मंदिर में जाकर पढ़िए. दूसरे के घर में घुसकर अगर आप माहौल खराब करोगे हनुमान चालीसा के नाम पर तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल होगा. चक्रव्यूह का तीसरा घेरा लाउड स्पीकर से अजान. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. उद्धव ठाकरे बीजेपी के चक्रव्यूह के तीसरे घेरे में तब फंसे जब उनके ही चचेरे भाई राज ठाकरे ने कह दिया लाउड स्पीकर पर अजान ना भाई ना. अल्लाहु अकबर. 12 ते 3 में सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजे. हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि केंद्र कोई नियम बनाए जो पूरे देश पर लागू हो, फिर तो महाराष्ट्र भी उसमें आ ही जाएगा. चक्रव्यूह का चौथा घेरा गलत एफआईआर का आरोप. महाराष्ट्र में शुरू हुए धर्मयुद्ध का एक छोर बीजेपी नेता किरीट सोमैया से भी जुड़ा है, जिनकी गाड़ी पर तब हमला हुआ था जब वो नवनीत राणा से मिलने जा रहे थे. इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कुछ गिरफ्तारियां भी की थी. सोमैया का कहना है कि उन पर हमले के मामले में गलत एफआईआर दर्ज हुई और वो भी उद्धव के इशारे पर. सबसे पहली मेरी डिमांड है इस प्रकार की फर्जी एफआईआर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने रजिस्टर्ड करवाई, उस पुलिस कमिश्नर के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. चक्रव्यूह का पांचवा घेरा राजद्रोह. निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति पर राजद्रोह का केस हुआ तो बीजेपी ने इसको भी उद्धव की तानाशाही के खिलाफ एक घेराबंदी के रूप में कसना शुरू किया. जहां नवनीत राणा हिंदुत्व की नई पोस्टर गर्ल बन गई, वहीं विपक्षी उनका दूसरा रूप भी दिखा रहे हैं. इस तस्वीर को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय ने ट्वीट किया है और पूछा है कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए क्रांति करने वाले अजमेर शरीफ दरगाह पर क्या पढ़ने गए थे. चक्रव्यूह का छठा घेरा धर्म गुरुओं का विरोध. अब कानून व्यवस्था का हवाला देकर भले ही उद्धव ठाकरे घर में हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रहे हों, लेकिन बात अयोध्या तक पहुंच गई है और धर्मगुरु भी उद्धव से खफा है. महाराष्ट्र में शिवसेना का अपना कालनेमी रूप देखने को मिल रहा है. कितना दुर्भाग्यपूर्ण है. शिवसेना ने भी धर्मांतरण कर लिया. इस प्रकार से जो शिवसेना सनातन धर्म संस्कृति की बात करती थी, हिंदू और हिंदुत्व की बात करती थी, वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना अब नहीं रह गई.
राजनीति भी किसी महाभारत से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था और राजनीति 365 दिन चलती रहती है। धर्म व्यक्तिगत हो तो आस्था का विषय होता है, राजनीतिक हो तो वोट का मामला बन जाता है। मैं आपको हिंदुओं की धार्मिक आस्था को लेकर एक दिलचस्प जानकारी आज देना चाहता हूं। यह रिसर्च प्यू रिसर्च सेंटर का है। इसका मानना है कि हिंदुस्तान में भगवान में 97% हिंदू आस्था रखते हैं। वो आस्था कई देवताओं में है, जिनमें सबसे लोकप्रिय देवता भगवान शिव है। हिंदुओं में शिव को अपना इष्ट मानने वालों की संख्या करीब 45% है। वहीं हनुमान जी को इष्ट मानने वालों की संख्या 35% हिंदुओं की है, जबकि भगवान श्री राम को 17% हिंदू अपना आराध्य देवता मानते हैं। यानी भगवान राम से 2 गुने ज्यादा भक्त भगवान हनुमान के हैं। यही हनुमान भक्ति आज महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी बनी हुई है। राजद्रोह झेल रही नवनीत राणा और उन पर राजद्रोह लगाने वाली महाआघाड़ी सरकार का संघर्ष अमरावती के सवाल पर भी टकरा रहा है। अमरावती शिवसेना का एक ऐसा गढ़ बन चुका था जिसे वो 1996 से लगातार जीतते आ रही थी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2019 में नवनीत राणा ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हुए शिवसेना को वहां पर पराजित कर दिया। शिवसेना अमरावती का किला है जिसे वह वापस चाहती है और नवनीत अपनी जीत पर दूसरी बार मुहर लगवाना चाहती हैं। बस यही लड़ाई अमरावती से उठकर मुंबई और दिल्ली तक चली आई है। मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े की ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की अमरावती सीट से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की ये छवि उस छवि से अलग है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी जीत से बनी थी। और इसीलिए जब हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए वो सड़क पर उतरने और फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी घर मातोश्री के सामने आने की बात कर रही थी, तो राजनीति के धुरंधरों को लग रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति किसी और करवट बैठने वाली है। हमने निर्माण करके यहाँ पर आए और बजरंग बली की ताकत, संकट मोचन की ताकत हमारे साथ है, तो कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये डिपार्टमेंट को भी बोलना है और उद्धव ठाकरे को भी बोलना है। अब आप 3 साल पहले चलिए, जब पहली बार सांसद बनकर नवनीत राणा संसद में पहुंची थी। ये तस्वीरें, ये जय श्री राम से लेकर दूसरे धार्मिक नारों का शोर उसी वक्त संसद में गूंजा था। तब नवनीत राणा को इस बात पर ऐतराज था कि संसद में जय श्री राम के नाम पर हंगामा क्यों हो रहा है। Jai Shri Ram is from heart. It should not be shown to anybody. And I think you should not be target someone and call this name or shout by some goddess. 3 साल में नवनीत राणा की बदली हुई राजनीति को समझने के लिए आप अमरावती की राजनीति को समझिए। अमरावती शिवसेना का ऐसा गढ़ है जहां 1996 से वो लगातार जीतती रही है। बल्कि आप कह सकते हैं कि अमरावती महाराष्ट्र में शिवसेना के हिंदुत्व की प्रयोगशाला रही है। लेकिन 23 साल बाद अपनी प्रयोगशाला में ही शिवसेना फेल हो गई, जब 5 बार के शिव सैनिक सांसद आनंद अड़सुल नवनीत राणा से चुनाव हार गए। नवनीत की वो जीत कुछ अपनी ग्लैमरस छवि और बहुत कुछ एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन की बदौलत थी। अब शिवसेना और एनसीपी अगला लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ते हैं तो नवनीत क्या करेंगी? शिवसेना का मानना है कि हनुमान चालीसा तो बहाना है, अपनी सीट बचाना है, तो इसीलिए नवनीत बीजेपी के करीब जा रही हैं। इनको लगता है कि उनकी वजह से हम बचे जाएंगे, इसलिए वो शोले पिक्चर का एक मेरे को डायलॉग आता है कि गब्बर सिंह जब हेमा मालिनी को बोलता है कि बसंती जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेंगी, और इनको भी यही लगता होगा कि जब तक हम आदरणीय उद्धव साहब के बारे में कुछ गलत बोलते रहेंगे तब तक कि हमारा केस पुलॉन्ग होते रहेगा। शिवसेना 2019 की हार को पचा नहीं पाई। आनंद अड़सुल ने नवनीत राणा पर उनकी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र के जाली होने का आरोप लगाया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत के जाति प्रमाण पत्र को रद्द भी कर दिया। ये मेरा अधिकार होते हुए छीनने का प्रयास किया है, तो उनके ऊपर एफआईआर तो दाखिल करो।
और हमारे स्पीकर को भी लिखूंगा कि ये आधार पर आप क्या करने वाले हैं। कि कोर्ट ने यहाँ तक बोला है कि मुझे जो भी बेनिफिट लिए हैं एज ए सांसद वो सब विड्रॉ करवाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, जिसमें नवनीत की सांसदी बच गई। पिछले साल जून में जब ये राहत मिली तो नवनीत को भी समझ में आ गया कि अब राजनीति के गियर बदलने होंगे। इस बीच पिछले साल नवंबर में ही त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसकी प्रतिक्रिया में महाराष्ट्र के अमरावती से लेकर नांदेड़ और मालेगांव तक दंगे हुए। बस इस मौके को नवनीत ने भुनाया और अमरावती के वोट समीकरण के मद्देनजर अपना पाला बदला। एक तरफ नवनीत राणा को बीजेपी के रूप में एक बड़ी और राष्ट्रीय पार्टी का संरक्षण मिला हुआ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नवनीत राणा से ये उम्मीद लगा रही है कि अगले चुनाव में अमरावती की सीट वो उनकी झोली में डाल दे। लेकिन फिलहाल अमरावती से शुरू हुई ये लड़ाई मुंबई से बाला साहब ठाकरे के पहचान रहे मातोश्री पर आ पहुंची है और इसीलिए महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जानकार मानते हैं कि इसका फायदा शिवसेना भी उठा सकती है, खासकर आने वाले बीएमसी चुनावों में, क्योंकि नवनीत के बहाने ही शिव सैनिक पुराने तेवर में आ गए हैं। या घरी यायचं या, पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्यात समजून सांगितलेलं आहे। शिवसेना को जानबूझकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और शिवसेना बार बार जनता के मन में ये दोहराती रहेगी कि इन लोगों को जानबूझकर मराठी लोगों को, मराठी की राजनीति को बदनाम करने के लिए, शिवसेना को बदनाम करने के लिए भाजपा ये प्रयास कर रही है। नवनीत राणा आज महाराष्ट्र में हिंदुत्व का नया चेहरा बनकर उभरी हैं, लेकिन कुछ समय बाद पता चलेगा कि कहीं इस चेहरे को किसी ने सियासी मोहरे के रूप में तो इस्तेमाल नहीं किया। मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। और इस बीच आपको बता दें एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना के सांसद हैं, नेता हैं संजय राउत, उन्होंने भी कुछ ही देर पहले एक ट्वीट किया है और बड़ा इल्जाम अपनी कलीग सांसद नवनीत राणा पर लगाया है, जिनके साथ अभी सियासी लड़ाई में शिवसेना फंसी हुई है। संजय राउत का ये ट्वीट है, बड़ा आरोप है नवनीत राणा पर लगा रहे हैं। वो ये लिखते हैं कि यूसुफ लकड़वाला से 80 लाख रुपए का लोन नवनीत राणा ने लिया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूसुफ लकड़वाला जेल में था। अभी कुछ ही दिनों पहले यूसुफ लकड़वाला की मौत भी हुई है, देहांत हुआ है और उस पर ईडी जो है वो छानबीन भी कर रही थी, जांच भी कर रही थी यूसुफ लकड़वाला पर। और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े। रौनक, ये क्या मामला है और क्या लोन लेने भर से नवनीत राणा पर सवाल खड़े हो सकते हैं? जी निश्चित तौर पर जिस तरह का ट्वीट संजय राउत ने किया हुआ है उससे वो ये बताने की कोशिश और खासतौर से नवनीत राणा के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। आपको याद होगा सुमित जी की कुछ दिन पहले ऐसी एक मामले में नवाब मलिक जो अभी इन दिनों जेल की सलाखों के पीछे है, ईडी ने इन्वेस्टिगेशन में ये पाया था कि एक जिनके डी कंपनी से रिश्ते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ उन्होंने व्यवहार किए हुए। तो संजय राउत यही सवाल प्रधानमंत्री कार्यालय और देवेंद्र फडणवीस को टैग करते हुए पूछ रहे हैं कि क्या इस मामले की भी जांच अब ईडी करेगी, क्योंकि साफ साफ उनके जो चुनावी एफिडेविट है, नवनीत राणा का जो चुनावी एफिडेविट है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि 80 लाख रुपए उन्होंने यूसुफ लकड़ावाला से लोन के तौर पर लिए हुए हैं, ये पूरा दिखाया हुआ है। और यूसुफ लकड़ावाला कुछ दिनों पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनका लिंक सामने आया था, डीआरआई ने कार्रवाई की थी, ईडी ने कार्रवाई की थी और इसी को लेकर अब सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। जी, यूसुफ लकड़वाला का क्या रोल है? क्या यूसुफ लकड़वाला संदिग्ध व्यक्ति है? क्या यूसुफ लकड़वाला का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है? क्यों नवनीत राणा ने यूसुफ लकड़वाला से लोन लिया होगा? जी देखिए, संजय राउत ने फिलहाल जो ट्वीट में इस बात का जिक्र किया हुआ है कि यूसुफ लकड़ावाला जो है उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है और उसका डी गैंग से सीधा संबंध रहा है और ऐसे व्यक्ति से 80 लाख रुपए लेने का आपने किस आधार पर इससे व्यवहार किया, ये संजय राउत सवाल जो अपने ट्वीट के जरिए उठा रहे हैं। ये वही यूसुफ लकड़वाला है जो बॉम्बे ब्लास्ट केस में संजय दत्त के साथ आरोपी हुए थे? जी देखिए, उसी से जुड़े हुए ये इनका संबंध है और उसी बात का जिक्र जो है संजय राउत अपने ट्वीट में कर रहे हैं। राम कदम बीजेपी के नेता प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। राम कदम साहब, स्वागत है आपका। बड़ा इल्जाम लगाया संजय राउत ने कि यूसुफ लकड़वाला से 80 लाख रुपए का उधार लिया था और क्यों नहीं लोन लिया था, क्यों नहीं उस पर जांच होनी चाहिए?
नहीं, देखिएगा यहाँ पर दो प्रमुख बिंदु हैं। एक कि जिस प्रकार से नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा, इन दोनों ने शिवसेना ने हिंदुत्व त्याग दिया है, यह सारे देश और दुनिया के सामने उनकी भूमिका के कारण आया। उन्होंने हनुमान चालीसा माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के निवास के बाहर करने की बात कही, जिसे उद्धव जी ने जिसे शिवसेना की ओर से विरोध सारे देश ने देखा। मूल बात यह यहाँ पर है कि शिवसेना को ये जो राणा परिवार की ओर से जो झटका लगा हुआ है, इसके लिए आरोप प्रत्यारोप की कड़ी चल रही है। अब यदि उनके पास कोई आरोप करने का कोई अगर सबूत और पेश करते हैं तो उसके बाद जांच की बारी आती है। लेकिन राम कदम साहब, आपकी पार्टी और आप लोग खुलकर नवनीत राणा और रवि राणा के पीछे खड़े हैं। आरोप यह है कि जिस यूसुफ लकड़वाला से 80 लाख रुपए नवनीत राणा जी ने लिए, वो डी गैंग से संबंधित है। क्या आपको लगता है ऐसे व्यक्ति के पीछे बीजेपी खड़ा होना चाहिए? हम किसी एक व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं खड़े, हम हिंदुत्व के साथ खड़े हैं। उन्होंने हिंदुत्व की बात कही और बिल्कुल पुरजोर तरीके के साथ हिंदुत्व की बात जो भी कहेगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे। ये पहली बात। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं राम कदम साहब, हिंदुत्व की बात जो कहेगा आप उसके पीछे खड़े, चाहे वो अपराधी क्यों ना हो, आरोपी ही क्यों ना हो। ना, जो हिंदुत्व की बात कहेगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे। मैंने ये नहीं कहा कोई दागी होगा तो उसके साथ खड़े रहेंगे। दागी होगा, वो दागी है, वो सामने तो आए। अब संजय राउत सुबह शाम प्रातः और सांझ को पत्रकार वार्ता करके कोई भी मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते हैं। आरोप अगर लगाए, चुनावी एफिडेविट दिया है सर उन्होंने नवनीत जी का, उसमें लिखा है यूसुफ लकड़वाला से 80 लाख रुपए, जो पिक्चर ट्वीट किए उन्होंने। नहीं, अभी इस पर नवनीत राणा ही बता पाएंगे कि वो पैसे किस लिए हैं, किस चीज के हैं और क्या उसकी मंशा थी, उसकी क्या ट्रांजैक्शन है। पर एक बात निश्चित है यहाँ पर कि संजय राउत और शिवसेना दल पूरी तरह से बौखला गया है। दिन ब दिन 2.5 वर्षों में जो उनका दागी चेहरा देश ने देखा है, उस कारण ये बौखलाहट है। आरोप प्रत्यारोप, टीका टिप्पणी की हर रोज नई कड़ी चल रही है। खुद का वसूली का दागी चेहरा छुपाने के लिए दूसरे पे दाग लगाना, यही इनकी राजनीतिक मजबूरी है फिलहाल। चलिए, शुक्रिया राम कदम साहब, आपकी बात कहने के लिए। आपकी बात रिकॉर्ड पर आ चुकी है। संजय राउत बौखला गए हैं, इसीलिए इस तरह के इल्जाम अब लगा रहे हैं जहां पर जिसका कोई सर पैर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि पिछला चुनाव एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय ही जीत जाने वाली नवनीत राणा बीजेपी के करीब क्यों और कैसे चली गई। आपने देखा कि सारा खेल अमरावती की लोकसभा सीट को लेकर है और उस लोकसभा क्षेत्र में 84% हिंदू हैं और 16% मुस्लिम वोटर हैं। तो नवनीत राणा 84 बनाम 16 की जंग में 84 को साधना दरअसल चाहती हैं। नवनीत राणा ने शिवसेना से मोर्चा इसीलिए भी ले लिया कि अमरावती शिवसेना का गढ़ रहा है, लेकिन पिछली बार एनसीपी और कांग्रेस नवनीत के पीछे थी, उनकी जीत को आसान कर दिया था। अगली बार एनसीपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं, यानी वो एनसीपी शिवसेना का समीकरण नवनीत के लिए मुश्किल बन सकता है। इसीलिए वो बीजेपी का समर्थन पाने के लिए इस वक्त उनके करीब जाती हुई दिखाई देती है। अब उस समीकरण के जवाब में नवनीत को बीजेपी से समर्थन की उम्मीद फिलहाल तक तो दिखाई दे रही है। बीजेपी की महाराष्ट्र की लीडरशिप भी नवनीत को पूरा बैक भी कर रही है। नवनीत पर राजद्रोह लगने के बाद जिस तरीके से बीजेपी उनके समर्थन में आई है, उसमें बीजेपी के लिए नवनीत का साथ फायदे का हो सकता है, क्योंकि वह अमरावती में कमल के खिलने की उम्मीद कर सकती है। और इन सब से बढ़कर नवनीत राणा को अगले चुनाव में पीएम मोदी की छवि का फायदा मिल सकता है। आप देखते होंगे बीते कुछ दिनों से नवनीत राणा लगातार तस्वीरों में, जब से वो सुर्खियों में आई हैं, विवादों में आई हैं, वो सिर्फ भगवा रंग की साड़ी पहनी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ नवनीत राणा ने शिवसेना से पंगा ले लिया है, तो दूसरी तरफ इसका आगाज सबसे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ने कर दिया था। 1 मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली होनी थी, लेकिन प्रशासन ने 9 मई तक के लिए वहां पर धारा 144 लगा दी है, यानी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। दरअसल जिस हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर यह सियासी लड़ाई चल रही है, उसमें शिवसेना राज ठाकरे को आगे निकलने देना नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि राज ठाकरे हो या फिर नवनीत राणा, कंधा इनका है,
लेकिन पीछे से बंदूक तो बीजेपी की है। बस यही है द ग्रेट महाराष्ट्र का पॉलिटिकल ड्रामा। दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलं। द ग्रेट महाराष्ट्र पॉलिटिकल ड्रामा, इसमें 3 किरदार। किरदार नंबर 1 उद्धव ठाकरे, किरदार नंबर 2 राज ठाकरे, किरदार नंबर 3 नवनीत राणा। अजान के जवाब में हनुमान चालीसा की राजनीति के ये 3 किरदार पर्दे पर सबसे पहले आए। पहले राज ठाकरे ने कहा कि लाउड स्पीकर से अजान होगा तो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। फिर नवनीत राणा आई कि हनुमान चालीसा का पाठ तो होगा और मातोश्री के सामने होगा। नवनीत ने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को चुनौती दे दी, लेकिन नवनीत राणा का ये चैलेंज उन्हें ही भारी पड़ गया। चालीसा के चक्कर में उनका चालान कट गया और वो सीधे पहुंच गई भायखला जेल। साथ में उनके विधायक पति रवि राणा भी नप गए। पुलिस की जो गाड़ी है वो इस वक्त उनके अपार्टमेंट से बाहर निकली और ये पुलिस की वैन, पुलिस की सुरक्षा में नवनीत राणा को बाहर जो है वो निकाला गया। महाराष्ट्र की प्रमुख विपक्षी पार्टी अब तक सीन से गायब थी, लेकिन नवनीत राणा की गिरफ्तारी हुई तो देवेंद्र फडणवीस भी सामने आ गए। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार स्मृति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथे ध्वज बजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे। आश्चर्य की बात यह है कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुना लगाकर दिखाए। शिवसेना को लगता है कि हनुमान चालीसा बनाम अजान की जंग का मातोश्री तक पहुंचना यूं ही नहीं है। दरअसल ये लड़ाई है हिंदुत्व के एजेंडे की। हनुमान चालीसा को लेकर राणा की गिरफ्तारी हुई तो शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठे। तब खुद उद्धव को आकर बताना पड़ा कि असली हिंदू वही हैं। तेरी कमीज मेरे कमीज से भगवी कैसे, तेरी कमीज मेरे कमीज से भगवी कैसे। शिवसेना प्रमुख का संदेश राज ठाकरे के लिए भी था और नवनीत राणा के लिए भी, क्योंकि पार्टी को ऐसा लगता है कि राज ठाकरे और नवनीत राणा तो मुखौटा हैं, विवाद की असल स्क्रिप्ट तो बीजेपी ने तैयार की है। तो अपनी राजनीति थोड़ा सोच समझकर करें और ऐसे प्रॉक्सी एजेंट्स के ऊपर अपनी राजनीति ना छोड़ें। आपने ईडी, सीबीआई, आईटी सबका हवाला इस्तेमाल करके आप लोग एक्सपोज्ड हैं। अब ये प्रॉक्सी एजेंट्स को भी हम एक्सपोज करेंगे। एक दौर था जब हिंदुत्व के भगवा झंडे पर बीजेपी शिवसेना साथ साथ थे, लेकिन अब बीजेपी का भगवा शिवसेना के भगवा से अलग है और इस वक्त बीजेपी के हिंदुत्व का झंडा 2 ऐसे लोगों ने थाम रखा है जो उनके दल में भी नहीं है। लेकिन सवाल है कि नवनीत राणा और राज ठाकरे का रास्ता बीजेपी से मिलेगा या समानांतर दूरी पर ही साथ बना रहेगा। और इस बीच आपको बताते हैं कि बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने एक चिट्ठी लिखी है। किरीट सोमैया पर जो हमला हुआ था 23 अप्रैल की रात को, जैसा कि कहा गया, किरीट सोमैया मिलने जा रहे थे नवनीत राणा से। उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि नवनीत राणा के वक्त किरीट सोमैया के साथ सीआईएसएफ की सिक्योरिटी रहती है। संजय पांडे साहब ने लिखा है अपने इस खत में कि आखिरकार वो सीआईएसएफ की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, आखिरकार किरीट सोमैया को चोट क्यों लगी। पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के नेता हैं किरीट सोमैया, जो लगातार शिवसेना की सरकार पर हमला बोल रहे हैं।
मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सीआईएसएफ के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। हमले के वक्त जो सीआईएसएफ के जवान अधिकारी साथ में थे किरीट सोमैया के, वो क्या कर रहे थे, ये जानने के लिए संजय पांडे साहब ने चिट्ठी लिखी है सीआईएसएफ के डीजी को। तो दो पुलिस एजेंसियां भी अब आमने सामने आ गई हैं। तेज यादव ने ट्वीट कर धमकी दी थी कि वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। 24 घंटे हो गए, इस्तीफा अब तक हुआ नहीं। अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब आरजेडी के एक युवा नेता ने तेज प्रताप यादव पर पिटाई करने का आरोप लगाया तो तेज प्रताप ने इस्तीफे का दांव चला था। इस पर तेजस्वी यादव, जो कि छोटे भाई हैं, उन्होंने एक तरीके से चुप्पी साध दी थी। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने गेंद लालू प्रसाद के पाले में अब डाल दी है। मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार, जिन्होंने कल ये खबर ब्रेक की थी, आज इसी खबर का एक और फॉलोअप स्टोरी, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं। तो कभी बाबा भोले भंडारी बन जाते हैं, लेकिन भोले भंडारी बनने वाले तेज प्रताप कब तांडव करने लगे, इसको उनकी ही पार्टी के एक युवा नेता के इस दर्द से समझिए, जिसका आरोप है कि तेज प्रताप ने उन्हें बुरी तरह मारा पीटा। खास क्रिमिनल, एक खास व्यक्ति का नाम लेकर बोला गया कि मैं उससे गोली मरवाऊंगा। मैंने कहा 10 मिनट के अंदर हमको गोली मार दीजिए, 10 दिन का समय मत लीजिए। उसके बाद गर्दन पकड़ के हमें रूम में बंद करके 10 सर्कुलर रोड पर हमें मारा गया है, पीटा गया है। नेता तेजस्वी यादव जी के बारे में अपशब्द का प्रयोग किया गया है। तेज प्रताप जी ने मारा। उधर आरजेडी के एक युवा नेता का दर्द सामने आया। इधर तेज प्रताप ने अपने इस्तीफे की धमकी वाला दांव चल दिया और ओट में छिप गए अपने पिता लालू प्रसाद यादव के कि उनसे मिलेंगे, उनको बताएंगे और फिर इस्तीफा दे देंगे। लेकिन बात लालू परिवार के बड़े लाडले की है तो छोटे वाले टाल मटोल की मुद्रा में आ गए और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपने बंधे हुए हाथ की मजबूरी बताने लगे। कार्रवाई हो रही है, सब कार्रवाई हो भी गई, लेकिन हर कार्रवाई का कोई हमेशा पब्लिक डोमेन में खबर करना कोई आवश्यक तो नहीं है। वो विधायक हैं, माननीय विधायक सदस्य हैं, जिस पर हमें एक्शन लेने का कोई पावर नहीं है। हाँ, आज ये टेक्निकल बाधा नहीं होती तो बहुत तरीके से मैं इस मामले में निपटता। क्या मामला है हम लोग देख लेते हैं, क्या मामला है, हमको तो आप लोग जानकारी दे रहे हैं। तेज प्रताप चुप, राबड़ी देवी चुप, तेजस्वी चुप, मीसा भारती चुप। इस घटना पर कोई नहीं बोल रहा, बस आवाजें आ रही हैं तो विरोधियों की, जिन्हें निशाना साधने का बढ़िया मौका तेज प्रताप ने दे दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।